इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ये हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में, और हमने फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन और फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन डिस्कस किया। और शॉर्ट डाइपोल के हमने रिजल्ट्स भी याद करने हैं, ऐसा डिस्कस हुआ था। एक्सियल लाइन पर क्या है मैग्नीट्यूड 2kp/r³ और डायरेक्शन क्या है फील्ड की, सेम एज दैट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इक्वेटोरियल लाइन पर फील्ड क्या है kp/r³, डायरेक्शन क्या है अपोजिट टू द डाइपोल मूवमेंट। तो एक शॉर्ट डाइपोल में अगर आपको पॉइंट एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन से डिफरेंट दे दिया जाता है, तो शॉर्ट डाइपोल के जो रिजल्ट्स हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन के, उन्हीं रिजल्ट्स को यूज करके हम वो नेट फील्ड ढूंढ सकते हैं। जैसे ये पी वेक्टर है, तो पॉइंट स्पेस में कहीं भी हो, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ है। एक तो किसी भी पॉइंट के लिए सेंटर ऑफ डाइपोल से ही डिस्टेंस दिया जाएगा, तो सेंटर ऑफ डाइपोल और पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होनी है, जब भी आपके पास एक्सियल लाइन या इक्वेटोरियल लाइन से डिफरेंट पॉइंट दिया होगा, तो आपने उस पॉइंट और सेंटर ऑफ डाइपोल को ज्वाइन करके, ये आर गिवन है। अब ये जो लाइन है यानी ये सेंटर से किस डायरेक्शन में वो पॉइंट है, तो उसका पी वेक्टर के साथ, क्योंकि हमारे पास बेसिक एक डायरेक्शन है पी वेक्टर की, तो अगर पी वेक्टर के साथ एंगल थीटा ये ढूंढ लीजिए। यानी ये पॉइंट जब दिया जाएगा तो एक तरह से थीटा की इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस पी वेक्टर से पॉइंट यहाँ पे कहीं हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, तो लाइन ज्वाइनिंग का उस पी वेक्टर से एंगल थीटा डिफाइन हुआ होगा जैसे मैंने किया हुआ है। सो आफ्टर नोइंग दिस एंगल थीटा, अब ये पी वेक्टर ये है जिसका फील्ड इस पॉइंट पर ढूंढना है। लेट अस नेम द पॉइंट एज ए। तो क्योंकि पी एक वेक्टर है, तो इस लाइन के अलोंग पी वेक्टर का कंपोनेंट पी कॉस थीटा, ये है पी कॉस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर ये आपके पास डाइपोल, ये एरो इस डायरेक्शन में है ना, तो इस तरह से ये कंपोनेंट्स बन जाएंगे। तो पी वेक्टर के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स पी कॉस थीटा, पी साइन थीटा बना लिए जाते हैं। और पी कॉस थीटा के लिए ये पॉइंट, पी कॉस थीटा वेक्टर के लिए ये पॉइंट, जो पॉइंट ए है वो इसकी एक्सिस का पॉइंट है, और पी साइन थीटा इस एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो पॉइंट ए पी साइन थीटा के इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट है। यानी आप टोटल पी का फील्ड ए पर स्टडी करने के लिए आप पी को रिजॉल्व कर लेते हैं, एक कंपोनेंट अलोंग द लाइन और एक कंपोनेंट अलोंग परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब आप इन दो कंपोनेंट का यहां सेपरेट फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए, जो रिजल्ट्स आपने डिस्कस किए हुए हैं, और उनसे जो नेट बनेगा वो आपके पास पूरे पी वेक्टर का फील्ड होगा। जैसे पी कॉस थीटा का फील्ड इस ए पर, क्योंकि पॉइंट एक्सियल लाइन पर है, तो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में ही होगा। लेट अस से E1 इज फील्ड एट ए, और ये है ड्यू टू पी कॉस थीटा, और क्योंकि वो एक्सियल लाइन का पॉइंट है तो E1 की वैल्यू 2k पी कॉस थीटा अपॉन r³ होगी, और पी साइन थीटा की वो इक्वेटोरियल लाइन का पॉइंट, तो इसके अपोजिट यानी यहां पर ये E2 वेक्टर शो किया जाएगा, क्योंकि ये पी कॉस थीटा और पी साइन थीटा म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उससे ये E1 और E2 भी क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और E2 है आपके पास फील्ड एट ए ड्यू टू
पी साइन थीटा, तो E2 क्या होना है, K टाइम्स P साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और क्योंकि ये E1 और E2 म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर, तो E नेट एट A एज वेक्टर इज व्हाट, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, और इन दोनों का वेक्टर एडिशन किया तो E नेट यहां कहीं होगा EA वेक्टर, और इस EA का मैग्नीट्यूड इज E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर अंडर रूट, और E1 E2 ये है आपके पास। साथ ही साथ अगर ये नेट फील्ड का इस डायरेक्शन के साथ एंगल फाई है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में पॉइंट था, तो ये tan फाई होगा E2 बाय E1, तो ये E1 और ये E2 यहां पुट कर दें तो KP बाय आर क्यूब कॉमन आ जाएगा, यहां बचेगा 2 cos थीटा का स्क्वायर और यहां बचेगा साइन थीटा का स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाता है KP बाय आर क्यूब और अंडर रूट में 2 cos थीटा स्क्वायर प्लस साइन थीटा स्क्वायर, और क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ KP बाय आर क्यूब, देखो ये क्या है, ये है 4 cos स्क्वायर थीटा और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बनेगा ये, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या है, 1, तो ये आपके पास 1। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि P वेक्टर के साथ, P वेक्टर से थीटा एंगल पर इंक्लाइंड डायरेक्शन में सेंटर से r डिस्टेंस अवे फील्ड का ये एक्सप्रेशन, और आप देखें तो ये एक्सप्रेशन वापस, जैसे सपोज थीटा 0 पुट करें, थीटा 0 पुट करते लाइन क्या हो जाएगी, एक्सिस, तो cos 0 होता है 1 और 3 प्लस 1 बनेगा 4 और अंडर रूट ऑफ 4 क्या बनेगा 2, क्या बन जाएगा 2 KP बाय आर क्यूब, यानी यही रिजल्ट आपको थीटा 0 विच इज द एक्सियल लाइन और थीटा 90 विच इज द इक्वेटोरियल लाइन। अब देखिए थीटा को 90 पुट करें तो cos 90 क्या होता है 0, क्या बचेगा KP बाय आर क्यूब, और साथ ही साथ फाई इज tan इनवर्स E2 बाय E1। अब E2 था 2 KP cos थीटा बाय आर क्यूब और E1 था KP साइन थीटा बाय आर क्यूब, तो आपके पास ये E2 बाय E1 सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा बाय 2 cos थीटा आएगा, बाकी KP बाय आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बना ये tan थीटा 1 बाय 2 tan थीटा, so phi is tan inverse 1 by 2 tan थीटा। और हमें नेट फील्ड की डायरेक्शन बतानी होती है P वेक्टर के साथ, क्योंकि हमारे पास बेसिक रेफरेंस क्या है, P वेक्टर, तो P वेक्टर की डायरेक्शन ये है और ये E नेट वेक्टर की डायरेक्शन है, तो ये एंगल, दिस इज द एंगल मेड बाय दिस नेट फील्ड विद P वेक्टर, और ये फाई, तो वर्टिकली अपोजिट ये भी फाई, तो फाई और थीटा का सम ये है, तो यहां से ये E net, and what is the direction of this E net, that this E net makes an angle theta plus phi, this E net makes an angle theta plus phi with P vector, इसमें थीटा तो नोन है हमें, then what is phi, phi is tan inverse 1 by 2 tan theta, तो ये एक जनरल पॉइंट का रिजल्ट, लेकिन ध्यान रखना कि हमने यहाँ पर P cos थीटा P sin थीटा के शॉर्ट डाइपोल्स के रिजल्ट यूज किए हैं, तो ये सारी बात शॉर्ट डाइपोल के केस में ही अप्लाई होनी, हमें शॉर्ट डाइपोल ही केस आना है, तो
ये बात याद रखेंगे, ठीक है। जैसे हमने इस केस में पी वेक्टर को रिजॉल्व करके पी साइन थीटा पी कॉस थीटा बनाया, तो ऐसे आप ये भी समझें कि कभी कभी सिस्टम में जो टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू, एक डाइपोल में यू हैव अ सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। अब वो वैल्यू ऑफ चार्ज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो सेम होगी, उतनी ही प्लस उतनी ही माइनस। तो कभी कभी सिस्टम में हमें पहले पी ऑफ द सिस्टम ढूंढना पड़ता है। जैसे देखो आप एक केस, यहाँ एक माइनस क्यू प्लस क्यू शो किया हुआ है, और साथ ही साथ यहां पर भी एक माइनस क्यू प्लस क्यू शो किया हुआ है। जैसे ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, और क्वेश्चन ये है कि फाइंड ई एट ए पॉइंट on z axis at distance r away from origin। और यहां पर ये सब जैसे कोऑर्डिनेट्स अगर बना दें तो ये a 0 0 है, ये माइनस a 0 0 है, ये 0 a 0 है, और ये 0 माइनस a 0 है, और r इज वेरी वेरी लार्ज कंपेयर टू a, ऐसा दिया। तो अभी इस सिस्टम में आप चेक करने जाओ तो प्लस क्यू यानी प्लस 2q क्या है, ये आपके पास है टोटल पॉजिटिव चार्ज, और माइनस 2q है टोटल नेगेटिव चार्ज। तो एक तरह से ये सिस्टम एक सिंगल डाइपोल है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है प्लस 2q, नेगेटिव चार्ज है माइनस 2q। लेकिन हमें ये p वेक्टर और ऐसे ही ये p वेक्टर, इस तरह से हम इनको p वेक्टर इज q इंटू 2a, लेकिन ये दोनों p वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इन दोनों का एंगल बाइसेक्टर के अलोंग जो नेट बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है रूट 2p, यानी कि रूट 2 टाइम्स q2a। तो अब इस सिंगल डाइपोल के लिए z एक्सिस क्या है, z एक्सिस है इक्वेटोरियल लाइन, इस एक्सिस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो जो भी ये डाइपोल मोमेंट है रूट 2p, सपोज ये है p डैश, तो इस z एक्सिस पर एट डिस्टेंस r अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल क्या e होगा, तो आंसर है k टाइम्स p डैश बाय r क्यू, वेयर व्हाट इज p डैश, p डैश इज रूट 2 टाइम्स p, यानी रूट 2 टाइम्स q इंटू 2a। यानी हमें इस तरह के भी क्वेश्चंस मिलेंगे जहां हमें सिस्टम में पहले एक नेट सिंगल डाइपोल ढूंढ लेना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन होता है जहां कोई फील्ड नहीं पूछा है, एक सिस्टम दे दिया है और कहा है कि इस सिस्टम का नेट डाइपोल बनाओ, तो रिस्पेक्टिव जितने भी डाइपोल्स बन जाएं उन सब डाइपोल्स को लेते हुए आप नेट डाइपोल बनाएंगे। तो अभी यहां अगर हम देखें तो p वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड q इंटू 2a है, उसका ये x और y के साथ दोनों के साथ एंगल 45 है, यानी ये 1 बाय रूट 2 q इंटू 2a आई कैप और प्लस 1 बाय रूट 2
Q into 2a j कैप। क्योंकि हो सकता है ना आपसे यहाँ ये पूछ लिया जाए कि इस E का डायरेक्शन में बताओ, तो ये P वेक्टर बना लिया तो इसका P कैप बन जाएगा। इस P वेक्टर को इसके मॉड से डिवाइड करना है तो P कैप आ जाएगा। तो इस Z एक्सिस पर R डिस्टेंस अवे जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर E वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव ऑफ P कैप। यानी ये जो डायरेक्शन है इसका अपोजिट डायरेक्शन आएगा। तो वो थर्ड डायमेंशन है, वो बोर्ड पे शो नहीं की जा सकती है, बट आप उसको लॉजिकली समझो। ये P वेक्टर बना लिया, इस P वेक्टर को इसी के मॉड से डिवाइड कर दें तो P कैप आ जाएगा, और P कैप का नेगेटिव डायरेक्शन होगा इस Z एक्सिस के पॉइंट पर E का। तो इस तरह के केसेस जिसमें हमने पहले डाइपोल बनाया और फिर डाइपोल बना करके हमने नेट फील्ड डिस्कस किया। देखो इसी में जो एग्जांपल अभी डिस्कस किया, इसी में कभी ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि ये एक्स एक्सिस पर दो चार्जेस थे, ऐसे ही ये वाई एक्सिस पर दो चार्जेस, सेम क्वेश्चन, और ये जो परपेंडिकुलर है इस एंगल की जो बाइसेक्टर लाइन है लाइक दिस, तो इस ओरिजिन से r डिस्टेंस अवे पॉइंट है A, तो इस पॉइंट पर नेट फील्ड बताओ। अगेन ये सब वो जो मैंने कोऑर्डिनेट्स बनाए थे वही है, यानी ये डिस्टेंस, यानी ये जो P वेक्टर है, ये P वेक्टर क्या है? ये Q इंटू 2a ही है, और इसी तरह से ये एक P वेक्टर है, ये P वेक्टर है। तो इस P और इस P का जो नेट बनता है वो बनता है √2p लाइक दिस। और आप देखें तो ये √2p उसी के अलाउंग होना है जो लाइन ये है, क्योंकि बाइसेक्टर ही है वो भी। तो √2p आपके पास जो नेट डाइपोल बना, जिस पॉइंट पर फील्ड डिस्कस होना है वो पॉइंट इसकी एक्सिस पर है, और इसके सेंटर से कितना डिस्टेंस है? r अवे। तो सपोज ये P डैश है, तो यहां पर जो P वेक्टर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में E होगा, और क्या मैग्नीट्यूड होगा? ट्वाइस K P डैश बाय R। डैश इज √2p वेयर P इज Q इंटू 2। तो इस तरह से हमें सिस्टम में पहले एक सिंगल डाइपोल बना लेना और फिर नेट फील्ड डिस्कस करना। और एग्जांपल देखिए, एक हेक्सागन शेप है, और इस हेक्सागन साइड ऑफ द हेक्सागन जो है वो A दे दी गई है, और इस तरह से हेक्सागन का सेंटर भी डिफाइंड है। यानी ये आपके पास एक XY इस तरह से दिया है, और ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और ये क्या हो गई? Z एक्सिस हो गई। तो साइड जो है वो A है, और माइनस Q माइनस Q माइनस Q प्लस Q प्लस Q प्लस Q, ये गिवन है। सेम क्वेश्चन कि ये ओरिजिन और ये क्या है? Z एक्सिस। तो फाइंड E field due to this whole system at point on
z axis at distance r away from origin. और बहुत बार एक्स वाई प्लेन नाम नहीं भी बोलते हैं, ऐसा भी बोल देते हैं कि पॉइंट लाइज ऑन द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर एंड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ हेक्सागन, भी एक ही बात है। तो अभी आप देखें तो क्वेश्चन में इस सिस्टम ऑफ चार्जेस में कहीं डाइपोल का नाम लिया हुआ नहीं है, लेकिन हमें खुद से ये बात समझनी है कि इस सिस्टम में टोटल पॉजिटिव चार्ज है +3q, टोटल नेगेटिव चार्ज है -3q, तो कहीं ये ओवरऑल नेट एक सिंगल डाइपोल है। जैसे आप देखें तो ये -q+q एक डाइपोल है P, ये -q+q एक डाइपोल है, ये भी है P, और ये -q+q एक डाइपोल है। तो तीनों डाइपोल्स सेम है P, और साइड ऑफ हेक्सागन A होने से ये किसी -q+q में जो गैप बनेगा, क्या बनेगा, 2a, तो q इंटू 2a, और यहां पर ये एंगल 60 और ऐसे ही ये एंगल 60, तो ये p वेक्टर, ये p cos 60, ये p cos 60, p sin 60, p sin 60 कैंसिल हो जाएगा, यानी जो p नेट बनेगा, p नेट जिसको हम p डैश नाम दे दें, वो आपके पास p प्लस p cos 60 प्लस p cos 60, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन अगर बोली जाए तो इसको एक्स एक्सिस लिया हुआ तो क्या बनेगी, आई कैप। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये p/2 p/2, तो ये टोटल बनेगा 2p। व्हाट इज p? p इज q इंटू 2। तो पहले बना लिया एक नेट डाइपोल p डैश। अब जो पॉइंट गिवन है वो उस p डैश डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन पर हो गया। तो वी हैव द रिजल्ट, इट इज k टाइम्स p डैश बाय r क्यूब। डायरेक्शन जो इस p डैश वेक्टर की डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट। अब p डैश वेक्टर आ रहा है आई कैप, तो आपके पास उस पॉइंट पर जो नेट फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, -i कैप। और क्या मैग्नीट्यूड, तो आंसर हो जाएगा कि E जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो है k p डैश बाय r क्यूब, और p डैश है आपके पास 2p और p है q इंटू 2a, तो k इंटू 2p बाय r क्यूब, और इस p में आप पुट कर दें q इंटू 2a। देखो क्वेश्चन में कहीं p गिवन नहीं था, क्वेश्चन में तो चार्जेस गिवन है, तो फाइनली हमें जो आंसर छोड़ना है तो q और a की टर्म्स में छोड़ना है। हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डाइपोल जो सब स्टडी किया वो बात यहाँ अप्लाई कर ली, क्योंकि सिस्टम जो गिवन था वो कहीं रिड्यूस हो रहा था एक सिंगल डाइपोल में। डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन यानी फील्ड, तो उसके आगे की बात है। समटाइम्स हमें सिर्फ डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन पर ही क्वेश्चन दे दिया जाता है। एक एग्जांपल नोट करें आप, थ्री पॉइंट चार्जेस प्लस q कॉमा -2q एंड प्लस q आर प्लेस्ड एट पॉइंट्स, यानी प्लस q जो है वो प्लेस्ड है XY प्लेन में 0a0, और -2q प्लेस्ड है 0 0 0, और प्लस q प्लेस्ड है a0 0। और क्वेश्चन है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड
find the magnitude and direction of the dipole moment of magnitude and direction of dipole moment of this charge assembly. Dipole moment of this charge assembly. तो यहाँ एक XY प्लेन ऐसा इमेजिन कर लें, ये -2q और यहाँ पर ये है +q और ऐसे ही ये है प्लस। ये डिस्टेंस भी a है और ये डिस्टेंस भी a है। तो जो ये -2q दिया है, अब यहाँ समझे आप, -2q यानी इसी पॉइंट पर मैं इसको -q और -q दो चार्जेस मान सकता हूं, -q एंड -q, टोटल क्या है -2q। तो -q और ये +q ये अपने आप में एक डाइपोल हो गया और ये वाला -q और ये +q एक डाइपोल हो गया। ये आपके पास एक P1 वेक्टर है, वो है q इंटू a, देखो टोटल डिस्टेंस ही दिया है a, j कैप, और एक P2 वेक्टर है, वो है q इंटू a i कैप। दोनों सेम मैग्नीट्यूड है और दोनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो आपके पास P नेट ये बनेगा, इन दोनों का वेक्टर रिजल्टेंट। तो P जो नेट है उसका मैग्नीट्यूड क्या, तो √2 टाइम्स QA, √2 टाइम्स QA, और ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री 45। P नेट का इस x के साथ 45 डिग्री और y के साथ भी 45 डिग्री, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह से हमें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेशन पर ही जो है क्वेश्चन होते हैं, आप इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे एक डाइपोल एक टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और उस डिस्ट्रीब्यूशन के हमने कुछ फील्ड्स को डिस्कस किया। तो जैसे ग्रेविटेशन टॉपिक आप याद करें तो हमने वेरियस केसेस वहाँ किए थे कि अगर कोई रिंग है तो रिंग के सेंटर पर नेट फील्ड क्या होगा, रिंग की एक्सिस पे नेट फील्ड क्या होगा, वो हाफ रिंग है, वो क्वार्टर रिंग है, एक थिन वायर है। इस तरह से ये सब केसेस जो हमने ग्रेविटेशन में किए हैं, इवन वहाँ स्फीयर्स भी किया, वहाँ बहुत ज़्यादा स्फीयर्स की बात हुई है। तो ऐसे ही यहाँ भी जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द स्फेरिकल सरफेस या इन द स्फेरिकल वॉल्यूम, ऐसे सब केसेस रहेंगे। तो ग्रेविटेशन से ही लिंक करते हुए हम हर केस को अब डिराइव नहीं कर रहे, क्योंकि हमें फाइनली उन रिजल्ट्स को याद करना है। और तो हमने ग्रेविटेशन टॉपिक जब किया तो कुछ डेरिवेशंस किए थे, यहाँ हमें डेरिवेशंस अभी करने नहीं है, वो डायरेक्ट जो रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स को मैं नोट करा रहा हूँ, वो आपने समझना है और समझ के याद करना है। तो सबसे पहला केस, चार्ज रिंग। चार्ज रिंग का मतलब कि इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये किस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है वो हमारा इंटरेस्ट की बात नहीं है, वो किसी रिंग के पास है या बिना रिंग के ही कोई कलेक्शन ऑफ चार्जेस है। मेन पॉइंट ये है कि इस आर रेडियस के सर्कल पर आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है एंड चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। चार्ज रिंग हैविंग चार्ज Q distributed uniformly on it। तो सेम ग्रेविटेशन से लिंक करके आप याद करें, दोनों बातें सेम है तो याद हो जाएंगी और दोनों ही चैप्टर्स में यूज होती हैं वो। तो बड़ा क्लियर था यहाँ कि जैसे वहाँ DM बोलते थे या DQ बोलेंगे,
हर डी क्यू एक पॉइंट चार्ज है, तो सेंटर पर एक डी क्यू का जो चार्ज फील्ड होगा डायमीट्रिकली अपोजिट एक सेम डी क्यू प्रेजेंट है, तो वो डी क्यू और ये डी क्यू का दोनों के फील्ड आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास रिजल्ट क्या है कि ई एट सेंटर आंसर इज 0। ई एट सेंटर आंसर इज 0। और रिंग के केस में अगर सेंटर नहीं है, ई एट एनी पॉइंट ऑन एक्सिस, एक्सिस मीन्स जैसे एक्स एक्सिस मान लें इसको, एट डिस्टेंस एक्स अवे फ्रॉम सेंटर, तो ग्रेविटेशन का रिजल्ट खाली एक ही चेंज आना है, वहां पर जिसको हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बोलते हैं, वो यहाँ क्या है 1/4πε0 यानी के, और मास की जगह क्यू आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम। तो ई जैसे ये रिंग है और इस रिंग की ये एक्स, तो ऐसा सेंटर से एक्स अवे बात हो रही। तो ग्रेविटेशन में तो क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो हमेशा ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, अलोंग द एक्सिस है टुवर्ड सेंटर। लेकिन रिंग के केस में अगर रिंग पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन इस एक्सिस पर डायरेक्टेड अवे होगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर होगी। और डायरेक्शन कहीं भी हो, मैग्नीट्यूड तो सेम है, और मैग्नीट्यूड क्या है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पार 3/2। ग्रेविटेशन में हमने किया था जी एम एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पार 3/2। ये आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है तो होना है अवे। वो बहुत सिंपल सी बात है, हमेशा ध्यान रखो, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड हमेशा डायरेक्टेड अवे होगा, नेगेटिव चार्ज का फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड्स होगा। आप समझें, जो टेस्ट चार्ज है जिस पर फोर्स स्टडी हो रही है वो पॉजिटिव ही है, तो जब हमारा फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज पॉजिटिव होता है तो वो पॉजिटिव रिपेल होता है, और जब ये नेगेटिव होता है तो वो अट्रैक्ट होता है। जो यहाँ टेस्ट चार्ज है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फॉर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, वो पॉजिटिव ही है। इसलिए जब ये रिंग पॉजिटिव होगा तो इस ई वेक्टर की डायरेक्शन है अवे, और जब ये नेगेटिव होगा तो डायरेक्शन है टुवर्ड। और ये ई का मैग्नीट्यूड। और ग्रेविटेशन में ही हमने ये सब डिस्कस किया था कि x 0 पर E 0 है और इन्फिनिटी पर भी E 0 है, तो इस एक्सिस पर चलते हुए अप टू सम पॉइंट E बढ़ता है और फिर E कम होता है, और E का मैक्सिमा एग्जिस्ट करता है इस लाइन पर। E इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू प्लस माइनस, यानी इस तरफ भी मैग्नीट्यूड का मैक्सिमा आपको मिलेगा, और ये है कितने पर, r/√2 पर। ये वैल्यू कैसे सॉल्व होती है, जो E का एक्सप्रेशन है, जो फंक्शन ऑफ x है, आप इस E को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, dE/dx इक्वल टू 0 आपको ये रिजल्ट देती है। हमें कोई रिजल्ट प्रूव करने के लिए कहीं आना नहीं है, इवन सब्जेक्टिव जो आपका बोर्ड एग्जाम है वहां भी आना नहीं है, लेकिन ये रिजल्ट सब याद रखें। रिजल्ट कैसे बना है मैं वो समझा रहा हूं आपको, कि इस ई के एक्सप्रेशन को आप एक्स के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू करें 0, जो हम मैक्सिमा के लिए करते हैं, मैक्सिमा मिनिमा के लिए, तो आपको इस एक्स पर ई का क्या मिलता है, मैक्सिमा, और इस एक्स की वैल्यू क्या है, r/√2। ये वैल्यू याद रखनी है। समटाइम्स सीधा ये क्वेश्चन होता है कि इस एक्सिस पर जो मैक्सिमम ई है वो कितना है, वो सॉल्व करके बताइए। तो आपने ये x याद किया हुआ है, इस x को पुट कर दीजिए, तो जो e आएगा वो मैक्सिमम e होगा। और इवन ये e वर्सेस x एक
ग्राफ, अब ई 0 है x 0 पर, और यहाँ डिस्कस हुआ कि r/√2 पर ई का मैक्सिमा है, तो आपके पास ये ऐसा ग्राफ, लाइक दिस, 0 at center and again 0 at infinity, but in between maximum at r/√2. तो रिंग का केस सेंटर डिस्कस हो गया और एक्सिस डिस्कस हो गया। नेक्स्ट इसी रिंग में आपके पास अगर ये हाफ रिंग है तो लाइक दिस, हाफ रिंग, तो एक तो ये समझें कि ये ई इस तरफ डायरेक्टेड होगा, यानी अगर ये पॉजिटिव है तो अवे, और अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। और इस ई का वैल्यू देखो, चार्ज इतने पार्ट पर कितना है, वो जो भी चार्ज दिया हो तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, देखो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, वो है लैम्डा, एक नेम दे दिया लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उस लैम्डा की टर्म्स में याद रखेंगे इसको, ये होना है लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और क्योंकि हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को एक नाम दिया हुआ है के, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का नाम हो जाएगा 2k। तो यहाँ उस के की टर्म्स में ये बनेगा 2k लैम्डा अपॉन आर। एक हाफ रिंग मास की बात कर रहा हूं मैं, अगर लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, तो ये ई अब मास में तो अट्रैक्टिव ही होता है, तो वो फील्ड इधर तो नहीं होगा, डायरेक्शन तो इधर आएगी, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या आएगा 2g लैम्डा अपॉन आर। जी क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सब रिजल्ट्स बिल्कुल सिमिलर हैं, खाली एक ही बात ध्यान रखनी होती है कि वहां हमेशा अट्रैक्टिव ही है, वहां किसी भी मास का फील्ड हमेशा टूवर्ड्स दी मास ही होगा। यहां अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो अवे, नेगेटिव चार्ज है तो टूवर्ड्स। तो आपने लैम्डा की टर्म्स में ये याद कर लेना है। और बहुत बार क्वेश्चन में लैम्डा नहीं दिया है, चार्ज ही दिया है, तो अगर चार्ज ऑन हाफ रिंग Q है तो Q अपॉन पाई आर लैम्डा होगा, Q अपॉन पाई आर लैम्डा होगा। तो फिर रिक्वायर्ड आप याद ऐसे कर लें, और जैसा पूछा जाए वैसा आप उसको पुट कर लीजिए। ये रिजल्ट हुआ हाफ रिंग का। और ऐसे ही अगर ये रिंग 1/4 है, जिसको हम क्वार्टर रिंग बोल देते हैं, तो उस क्वार्टर रिंग में ये केस बनेगा। तो जो भी इस 90 डिग्री का एंगल बाइसेक्टर है, ये लाइन, तो इस क्वार्टर रिंग का ई इस बाइसेक्टर के ही अलोंग होगा, 45 डिग्री 45 डिग्री। और इस ई की डायरेक्शन, जो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हमने हाफ रिंग याद किया, उसका ये 1/√2 टाइम्स है। अगर ये नेगेटिव होता तो कहां होना था, टूवर्ड्स। पॉजिटिव है तो अवे, यानी इसको भी यहां आप 1/√2 ट्वाइस के लैम्डा बाय आर ऐसा भी याद कर सकते हैं। और हो सकता है कि लैम्डा ना दे करके चार्ज ऑन क्वार्टर रिंग क्यू दिया जाए, तो आप चार्ज अपॉन जो भी लेंथ है, चार्ज अपॉन लेंथ करके आप लैम्डा ढूंढ सकते हैं, और वो लैम्डा पुट हो जाएगा। मोस्टली हाफ रिंग या क्वार्टर रिंग पे जब भी क्वेश्चन बनाते हैं तो आपको
चार्ज पर यूनिट लेंथ ही बताते हैं, तो आपने लैम्डा की टर्म्स में ही उसको याद रखना है। लेकिन हो सकता है कभी चार्ज क्यू की बात कर दी जाए तो आप चार्ज पर यूनिट लेंथ यहाँ पुट कर दो और अकॉर्डिंगली रिजल्ट बन जाएगा। रिंग के साथ नेक्स्ट स्टैंडर्ड केस, इनफाइनाइटली लॉन्ग लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट लॉन्ग पे कितना चार्ज है वो तो डिफाइन नहीं हो सकता है, इसलिए हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा। और समझे इस बात को, जैसे एक इस तरह से स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग और इस पर चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, बट द वायर इज वेरी लॉन्ग, इनफाइनाइट लॉन्ग का मतलब वेरी लॉन्ग, और वेरी लॉन्ग है तो कितना टोटल चार्ज है वो बता ही नहीं सकते, इसलिए क्या बता रहे हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर अवे, अब देखो एक वायर जैसे z एक्सिस है तो r कहीं भी हो सकता है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r अवे किसी भी पॉइंट पर अगर ये वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो फील्ड हमेशा इसी r के अलोंग अवे होगा, और अगर ये नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा, पॉजिटिव है तो अवे होगा, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स होगा। और इस ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यानी कि 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये आर एक वायर है, आर इधर हो किधर भी हो, आर के ही अलोंग ई होगा, यानी अगर ये पॉजिटिवली चार्ज वायर है तो अवे होगा, नेगेटिवली चार्ज वायर है तो टुवर्ड्स होगा। और क्या मैग्नीट्यूड होगा, लैम्डा बाय 2 का एप्सिलॉन नॉट। ये सब एक डी क्यू का फील्ड बनाओ, फिर सब डी क्यू का बनाओ, इंटीग्रेट करो, वो सब कर करके ही रिजल्ट बनते हैं, हमें सब डेरिवेशंस करने के रिक्वायर्ड नहीं है, इसलिए सीधा रिजल्ट ही आप नोट करके और याद रखें। जैसे ही लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ऐसे ही इनफाइनाइटली लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखो एक बात ध्यान रखेंगे, ये हम थ्योरेटिकल पूरा रिजल्ट नोट कर रहे हैं तो बोल रहे हैं इनफाइनाइटली लॉन्ग, बट न्यूमेरिकल्स करते समय बहुत बार हमें वो इनफाइनाइट वर्ड नहीं होता है, कोई फाइनाइट ही लेंथ दी है, लेकिन मान लो लेंथ ऑफ वायर है 1 मीटर 2 मीटर और जो पॉइंट दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है 1 mm अवे, तो डिस्टेंस आर जो पॉइंट का है वो कंपेयर टू लेंथ इज वेरी वेरी स्मॉल, तो उस पॉइंट की पोजीशन ऐसी है कि उस पोजीशन के लिए वो वायर बिहेव करेगी एज इनफाइनाइटली लॉन्ग, और हम इस रिजल्ट को यूज कर जाएंगे। यानी अगर फाइनाइट लेंथ की वायर भी है लेकिन पॉइंट वेरी क्लोज टू वायर है तो आप यही रिजल्ट यूज कर जाएंगे। तो नेक्स्ट है इनफाइनाइट लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी बोला जाएगा। क्या मीनिंग सरफेस चार्ज डेंसिटी का, दैट चार्ज पर यूनिट एरिया, और सपोज वो चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा है। अब देखो सरफेस का मतलब क्या, जैसे हम एक्स वाई और जेड बोलते हैं, तो सपोज आपके पास ये जेड डायरेक्शन है, तो वाई जेड प्लेन, इनफाइनाइट लार्ज वाई जेड प्लेन, और इस वाई जेड प्लेन पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इनफाइनाइट लार्ज, और इस सरफेस से नॉर्मल टू द सरफेस के अलोंग, सरफेस से आर डिस्टेंस अवे,
इसी पॉइंट पर फील्ड डिस्कस करना, यानी ये तो YZ प्लेन में है। अब X एक्सिस के पैरेलल कोई पॉइंट स्टडी करना, तो यहां से R डिस्टेंस हमें कोई पॉइंट इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। तो E की डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस ही है, यानी E वेक्टर हैज डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस। E वेक्टर हैज डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज सरफेस है तो डायरेक्टेड अवे, नेगेटिवली चार्ज सरफेस है तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स। देखो वो बेसिक बात हर बार रिपीट हो रही है, उसको ध्यान रखना है। और इस E का मैग्नीट्यूड, ये बहुत सिंपल आंसर है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी एक बात यहाँ ध्यान देंगे कि रिंग का केस था तो एट डिस्टेंस x अवे, तो x लिखा हमने। वायर का केस है एट डिस्टेंस r अवे, तो r आया। लेकिन एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एट डिस्टेंस r अवे, तो यहाँ r नहीं है। यानी जितना फील्ड का मैग्नीट्यूड 1 सेंटीमीटर अवे होगा उतना ही 2 सेंटीमीटर अवे भी होगा। यानी एक इनफाइनाइट लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के नियर जो हम पॉइंट्स ले रहे होते हैं, तो हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होता है और फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है। स्पेस में हर पॉइंट पर फील्ड का मैग्नीट्यूड और फील्ड की डायरेक्शन सेम हो जाए तो उसको बोलते हैं कि ये यूनिफॉर्म फील्ड है। तो एक इनफाइनाइट लार्ज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जो फील्ड बिल्टअप होता है वो फील्ड यूनिफॉर्म होता है, ये बात ऐसे याद रखेंगे। और उस फील्ड की वैल्यू क्या है? आंसर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चाहे मैं x इधर बात करूं चाहे मैं इधर बात करूं, तो सरफेस है तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है। दोनों केस में डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस, पॉजिटिव है तो डायरेक्टेड अवे, नेगेटिव है तो डायरेक्टेड टुवर्ड्स, और मैग्नीट्यूड है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन हमने ग्रेविटेशंस में किए हैं। तो जैसे वहां पर हम ऐसा बोलते थे या तो कोई हॉलो स्फेयर है, अब वो मास की बात होती थी ना तो बॉडी डील करते थे। अब ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो बॉडी क्या है वो पता नहीं है बट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दो टाइप के केस बनेंगे, एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी है तो स्फेरिकल बट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब क्या कि कोई चार्ज Q is distributed, charge Q is distributed uniformly on the spherical surface, of radius r. तो E is 0। यहां पर x मैं ले रहा हूं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, x is the distance from center। तो अगर x लेस देन r है यानी कि इनसाइड, तो E क्या है? 0। जैसा कि शेल में, ग्रेविटेशन में हमारे पास शेल का रिजल्ट है कि फील्ड इनसाइड द शेल क्या होता है? 0। तो E इनसाइड दिस स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज व्हाट? 0। और आउटसाइड जैसे कि ग्रेविटेशन में है कि एक स्फेरिकल मास डिस्ट्रीब्यूशन आउटसाइड किसी भी पॉइंट पर कैसा बिहेव करती है? एज इफ इट इज ए पॉइंट मास प्लेस्ड एट द सेंटर। तो ऐसे ही ये भी कैसा बिहेव करती है कि पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर, और पॉइंट चार्ज का फील्ड क्या है? KQ बाय x स्क्वायर, और x
डिस्टेंस है फ्रॉम सेंटर, यानी वो चार्ज क्यू कहाँ है, सेंटर पर है। तो ये रिजल्ट याद रखेंगे। इसको ग्राफ पर भी पूछ लेते हैं। तो ये E वर्सेस एक्स, E वर्सेस एक्स आपके पास ऐसा ग्राफ आएगा कि x इक्वल टू r और ये आपके पास E, इट इज 0। x इक्वल टू r पर फील्ड क्या है, 0। और ऐसे एक बात ध्यान दें कि x इक्वल टू r पर, x इक्वल टू r पर जो वैल्यू बनेगी वो वैल्यू क्या बनेगी, एट x इक्वल टू r, यानी जस्ट ऑन द सरफेस। एट x इक्वल टू r का मतलब है जस्ट नियर द सरफेस। तो ये E बनेगा KQ बाय आर स्क्वायर, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ एक बात समझिए आप कि चार्ज Q स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r पर था, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इस सरफेस के लिए सिग्मा वो क्या थी, वो थी Q/4 पाई आर स्क्वायर। तो Q/4 पाई आर स्क्वायर को सिग्मा से रिप्लेस कर दें तो आता है E इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बात याद रखनी है कि ऑन दी सरफेस ये जो x इक्वल टू r पर आपके पास रिजल्ट है KQ बाय आर स्क्वायर, ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। समटाइम्स सीधा सिग्मा दे करके उस पर चार्ज Q कितना है, उसका रेडियस कितना है वो नहीं बताया, सीधा बोला कि स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो आप बताएं कि नियर द सरफेस, जस्ट आउटसाइड द सरफेस E क्या है। तो आंसर है कि E है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन, जैसे कि ग्रेविटेशन में पता है कि E कहाँ है, रेडियस, तो ये भी E कहाँ है, अलोंग रेडियस। लेकिन अगर वो पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेडियली आउटवर्ड, यानी रेडियली अवे फ्रॉम सेंटर, और अगर वो नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेडियली टुवर्ड सेंटर। तो ये आपके पास सरफेस के लिए। सेम नेक्स्ट ऐसा ही केस कि चार्ज पूरी वॉल्यूम में हो, जैसे सॉलिड स्फीयर और शेल। तो ऐसे यहां हमारे पास एक बात समझे कि बॉडी सॉलिड है या हॉलो, उससे मतलब नहीं है। एक सॉलिड बॉडी में भी हो सकता है ना चार्ज खाली सरफेस पर ही हो। तो इस पॉइंट को समझें, यहाँ इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है कि बॉडी की का वो शेल है कि सॉलिड स्फीयर है, उस पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसा है। अगर वो चार्ज उसकी कंप्लीट वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो एक तरह से सॉलिड स्फीयर जो ग्रेविटेशन में होता था, यानी मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वॉल्यूम में। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसा केस दिया जाए जहां उस बॉडी के पास अंदर से हॉलो नहीं है, इट हैज मास डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वॉल्यूम बट चार्ज इज ओनली ऑन द सरफेस। तो हमारे लिए वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी होना है, वो मास डिस्ट्रीब्यूशन यहां स्टडी नहीं होना है। तो ये केस था जहां चार्ज सरफेस पर है। सेकंड केस की चार्ज Q is distributed uniformly in the spherical volume, in spherical volume of radius r. So again x is distance from center, x is distance from center, और E ये KQ by r cube x when x is less than r, and it is KQ by x square when x is greater than r. सेम जैसा रिजल्ट आपके पास ग्रेविटेशन में है। और डायरेक्शन इनसाइड हो या आउटसाइड हो, कहाँ है, अलोंग द रेडियस। पॉजिटिव है तो अवे, नेगेटिव है तो टुवर्ड्स। और यहां भी E वर्सेस x ग्राफ बनाए तो अप टू x इक्वल टू r, अप टू x इक्वल टू r
E is directly proportional to x. So E versus x graph is a straight line graph. Outside it is inversely proportional to x square. So graph is like this. ये आपके पास वेरिएशन। और एक बात इनसाइड के लिए, यहाँ क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो Q/4/3 पाई r क्यूब को रो यानी कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोलेंगे। तो यहां से ये इनसाइड के लिए जो रिजल्ट है क्या है, Q/4πε0 r क्यूब इंटू एक्स, जबकि आप यहां से चेक करें तो Q/4πr क्यूब ये ρ/3 है। तो ये आपके पास E इट इज ρ/3ε0 टाइम्स एक्स। तो कभी कभी इनसाइड के लिए इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पूछ लिया जाता है। और वो बेसिक बात ध्यान रखेंगे कि अगर एक सॉलिड स्फीयर में, मतलब सॉलिड चार्ज बाय सॉलिड, इनसाइड कहीं भी बात करेंगे तो इस पॉइंट ए पर एक ऐसा स्फीयर बना लीजिए। तो यहाँ पर जो फील्ड है वो मेनली इस इनसाइड ये जो स्फीयर है इसी की वजह से है। जो ये वाला पार्ट है इसका फील्ड क्या होना है, जीरो होना है। तो यहाँ पर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो जो कंप्लीट की है वही इसकी भी है। तो इसका डिस्टेंस x जो भी है ρ/3ε0 टाइम्स x। तो ये रिजल्ट भी हमारे लिए यूजफुल होता है, तो इसको भी ध्यान रखें। इनसाइड आउटसाइड, चार्ज नेगेटिव हो गया तो डायरेक्शन हो जानी है टुवर्ड्स, और पॉजिटिव है तो अवे। मैग्नीट्यूड का वेरिएशन इस तरह से होना है। तो जितने भी टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फील्ड्स डिस्कस किए, ये सब फील्ड्स आप, ये सब एक्सप्रेशंस आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में आप फील्ड पर क्वेश्चन तभी कर पाएंगे जब जो सारी बातें आज डिस्कस की हैं ये आपके टिप्स पर है। डायरेक्ट ये फील्ड के रिजल्ट यूज करने होते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो बड़ा क्विकली आपको सारी बात ये रिकॉल हो जाए, आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम जो सब डिस्कस हुआ है इस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।